आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो मिटो गगन घन अंधकार अखियन में जब सूरज आयो 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 मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो उठी किरण की लहर सुनहरी उठी किरण की लहर सुनहरी जैसे पावन गंगा जल अर्पण के पल हर सिंगार मधु गीत सिंदूरी गायो मन आनंद आनंद छायो मिटो गगन घन अंधकार। नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल और उनकी निगाहों के साए ये दिल और उनकी निगाहों के साए ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी पुकार लो तुम्हारा इंतजार है ये उन गीतों की झलकियां हैं जिन्हें आप आज के कार्यक्रम में बातचीत के दौरान सुनने वाले हैं। रोचक बातचीत के मध्य श्रवणीय गीत। सूरज प्रकाश जी अभी हमारे साथ हैं। पिछले सप्ताह प्रसारित बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आगे सुनते हैं सूरज प्रकाश जी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुति है सुधीर ओखते की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और हमारे सामने जाने माने लेखक कथाकार सूरज प्रकाश जी मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। और पिछले हफ्ते इनसे एक खास जगह पर बातचीत को हमने विराम दिया था। उस बातचीत का शिरा पकड़कर हम फिर हाजिर हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार सूरज जी। नमस्कार ममता जी। कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सच कहूँ तो मेरा पूरा बचपन रेडियो सुनते हुए बीता है। हम रेडियो सुबह जब शुरू करते थे रात के अंतिम प्रोग्राम के बाद ही बंद करते थे और
एक रोचक बात यह है कि कभी मेरी भी इच्छा थी कि मैं रेडियो अनाउंसर बनूं, वो नहीं हो पाया। अब रेडियो में आपके सामने बैठा हूं, बातें कर रहा हूं, लेकिन एक हसरत होती है ना, बचपन में बहुत सारी हसरतों में एक ये भी थी कि मैं रेडियो से जुड़ूं और उद्घोषक बनूं। नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आज हूं मैं रेडियो में। बिल्कुल। बचपन का शहर देहरादून, तो जाना होता है वहाँ? मैं जाता हूँ। आपको यात्राओं का भी बहुत शौक है, हमने सुना है। जी हाँ, मैं यात्राएं बहुत करता हूँ और यात्राएं जीवन को बहुत कुछ देती हैं। हम एक 10 किताबें पढ़कर जितना नहीं जान सकते, एक यात्रा से जान सकते हैं वहाँ के जीवन को, शैली को, रहन सहन को साक्षात देख सकते हैं। और मैं अक्सर ऐसी यात्राएं अकेले करता हूँ और घूमता हूँ। देहरादून भी जाता हूँ, ऋषिकेश भी जाता हूँ, पहाड़ों पे भी जाता हूँ। पहाड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि तो पहाड़ों में ही तो आपके प्राण है, पहाड़ों में ही आपका बचपन बीता है। पहाड़ों में भटकता रहता हूँ और सुबह से शाम तक मुझे लगता है कि भटकते रहो। और मैंने इन दिनों एक नया शौक पाला है, मैं बरस में एक बार गंगा किनारे जाता हूँ, चाहे बनारस हो या ऋषिकेश हो या कोई और हो, वहाँ चुपचाप नदी के किनारे बैठा रहता हूँ, अपने आप को खाली भी करता रहता हूँ, अपने आप को भरता भी रहता हूँ, दोनों काम एक साथ होते हैं। और वो बरस भर के लिए इतनी ऊर्जा मैं लेकर आ जाता हूँ कि काफी होता है वो। तो यात्राएं भी और देहरादून भी और घूमना भी सब साथ साथ चलता रहता है। जी सूरज जी, हमने पिछले भाग में बातचीत के दौरान जब कार्यक्रम का समापन हो रहा था तो उस समय जिक्र चल रहा था किताबों का, किताबों के शौक का जिक्र चल रहा था, उससे पहले अनुवाद का। तो आपने अनुवाद बहुत सारे किए हैं, बड़े महत्वपूर्ण अनुवाद किए हैं, चर्चित हुए हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज के उपन्यास क्रॉनिकल ऑफ डेथ फॉरटोल्ड पर का भी आपने अनुवाद किया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए, बताइए। गैब्रियल गार्सिया मार्केज पढ़ने में एक ऐसे अद्भुत लेखक है कि उनको एक बार पढ़ना शुरू कर दो आप छोड़ नहीं सकते। शैली के स्टाइल के मास्टर हैं वो, और बहुत शिद्दत से वो लिखते हैं और हर बार एक नई शैली अपनाते हैं। आपको हैरानी होगी कि उनके 100 Years of Solitude में भी और दूसरे रचनाओं में भी 800 शब्द के एक वाक्य हैं जो स्पेनिश अंग्रेजी में अनुवाद हुए हैं। तो एक बार मैंने कोशिश की कि क्या मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर सकता हूँ। ना, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी की वो है ही नहीं कि हम एक लंबे वाक्य को 800 वाक्यों के वाक्य को संभाल पाए। लेकिन मुझे वो लेखक बहुत प्रिय थे। जब मैंने उनका उपन्यास क्रॉनिकल ऑफ डेथ फॉरटोल्ड पढ़ा तो मुझे लगा कि ये हिंदी में आना चाहिए, तो उसका मैंने बहुत मन से अनुवाद किया और वो पाखी में छापे भी थे, लोगों ने बहुत पसंद किया। और भी अनुवाद मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय बहुत सारी चीजें हाथ में होती हैं तो अनुवाद नहीं हो पाते। अब आइंस्टीन साहब की आत्मकथा भी अनुवाद करना चाहता हूँ मैं, लेकिन देखें कब हो पाता है। जी तो और अब हम जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर आधारित जो एक स्तंभ है लेखकों की दुनिया, इसके बारे में बताइए। काफी लोकप्रिय हुआ, कैसे ये काम करने का मौका मिला आपको और किस तरह से आपने शुरुआत की, विचार कैसे आया? दरअसल ये एक मजाक में शुरू किया गया काम था। अच्छा। कि रमेश उपाध्याय जी ने अपने कॉलम में कहीं लिखा कि कौन से लेखक कितने शब्द रोज लिखा करते थे, 3-4 का जिक्र किया। तो मुझे लगा कि मेरे पास इनसे ज्यादा जानकारी है कि कौन कौन से लेखक गिन के शब्द लिखते थे, या कौन से लेखक सुबह लिखते थे या शाम को लिखते थे, या कौन से लेखक वहमी थे या यात्राओं में लिखते थे, या शोर शराबे में लिखते थे, या अकेलेपन में लिखते थे, या पहाड़ पे जाके लिखते थे। तो मैंने उनके इस कॉलम के उत्तर में कुछ आंकड़े दिए कि कौन कौन से लेखक कितने शब्द रोजाना लिखते थे। जैसे बर्नार्ड शॉ का नियम था कि 5 पन्ने रोज लिखते थे, और अगर 5 पन्ने पे वाक्य अधूरा रह गया तो उसे वहीं छोड़ देते थे और उसे अगले दिन पूरा करते थे। अच्छा। और ऐसा भी होता था कि अगर किसी दिन 4.5 पन्ने लिखे तो अगले दिन 5.5 पन्ने लिखेंगे। तो मैंने शुरू किया, फिर ये सिलसिला चल निकला और मैं हर हफ्ते लगभग 7-8 शब्दों में लेखकों की आदतों के बारे में लिखता रहा। अच्छा। फिर मेरे पास किताबों के बहुत सारे अनुभव थे, दुनिया भर के लेखकों की किताबों से जुड़े हुए, चाहे बर्नार्ड शॉ के भी था, एक रोचक अनुभव है। फिर मैंने किताबों के बारे में लिखना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि ये काम किया जाना चाहिए और लोग पसंद करें इस बात को। फिर मैंने दुनिया भर के लगभग 75 ऐसे लेखक शामिल किए बाद में, जिनके अभाव में जिंदगी गुजरी थी या कम उम्र में गुजर गए थे या लोकप्रियता नहीं मिली थी जिन्हें। तो वो सीरीज लगभग 100 मैंने कॉलम लिखे। बहुत प्रसिद्ध हुआ है कॉलम, बहुत चर्चित रहा, लोग पसंद करते रहे। तो इसमें 3 पक्ष थे, लेखकों की आदतों के बारे में, उनकी किताबों से जुड़ी बातों के बारे में, और लेखकों के अपने जीवन के बारे में। ऐसे बहुत सारे लेखक हुए भारत में भी विदेशों में भी जिन्होंने बहुत अभाव झेले अलग अलग कारणों से। तो उन सबको मैं एक जुटा कर
कई जानकारी सारी जुटाकर मैं पेश करता रहा। और इस कॉलम का ये हाल था कि कई अखबार से चुपचाप छापते रहे, लोग शेयर करते रहे, व्हाट्सएप पे चलता रहा। तो पूरे देश में एक तरह से एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि फेसबुक का ये इस्तेमाल भी हो सकता है, हम गपबाजी के बजाय अच्छी चीजें भी शेयर कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं ये काम कर सका, और फिलहाल मैंने विराम दे रखा कि कुछ दिन बाद इसे फिर से और अच्छे तरीके से शुरू करूंगा। ये ई बुक में उपलब्ध है, लेकिन हिंदी में ई बुक पढ़ने की अभी इतनी परंपरा नहीं है जी जी कि इतनी बड़ी किताब 200 पेज की किताब नेट पे पढ़ी जा सके। लेकिन मुझे बहुत सुख मिला करके कि मैं सारी चीजें एक साथ जुटा पाया जी। और बातचीत में थोड़ा सा सुरीलापन लाना है अब, और सुरीला मोड़ देना है। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं? प्रेम पर्वत का एक बहुत खूबसूरत गीत है, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। अगर इस समय बजे तो शायद मौसम के हिसाब से भी और जी बातचीत के माहौल के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। खयाम साहब का संगीत है, लता मंगेशकर की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं जी। तो सुनते हैं ये गाना। ठंडे ठंडे है राहों के साए।
के रंगे पनाहों के साए, मोहब्बत के रंगे पनाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला, ला 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 ला, प्रेम पर्वत फिल्म के गाने के बाद अब हम आते हैं आपकी कहानियों की ओर फिर से। आपकी कहानी के चाहने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे पाठक हैं, पसंद करते हैं, पर आप खुद बताइए आपकी अपनी कहानियां कौन कौन सी बहुत पसंद है, कौन से उपन्यास बहुत पसंद है? उपन्यास क्योंकि दो ही है तो उनकी बात कर ली जाए, खत्म हो जाएगी बात। जी बताइए। मेरा देश वीराना उपन्यास जो 15-16 साल पहले मैंने लिखा था, बेशक मैंने पहाड़ों पर जाकर 22 दिन में उपन्यास लैपटॉप पे लिखा था, लेकिन उसे मुझे रिवाइज करने में, ठीक करने में 2 बरस लगे और उसके बाद मैं नहीं लिख पाया, अपने आप को खाली कर दिया था मैंने पूरी तरह से। जहाँ तक कहानियों का सवाल है, एक बड़ा मुश्किल सा एक ये स्थिति आती कि कौन सी कहानी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उंगलियां प्रिय होती है। बात उंगलियों की इस रूप में नहीं है कि हर बार हम नया रचते हैं और हर बार नया प्रयोग करते हैं। हम एक कहानी लिख चुके होते तो लगता है कि हमने बहुत बड़ी कहानी लिख ली, लेकिन अगली कहानी उससे और आगे अच्छी होनी चाहिए जी। हम लेखन में कदम ताल नहीं कर सकते, सीढ़ियां नहीं उतर सकते, सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। जहां पिछली कहानी छोड़ी है उससे हमें विकास करना होता है। तो हर बार ये होता है कि हमने बहुत अच्छी कहानी लिख ली, लेकिन इसके बाद जी, तो इसके बाद एक और अच्छी कहानी लिखनी होती है। तो ये दौर जिंदगी में बार बार लेखक के आते हैं कि वो जी। कई बार हल्की कहानी भी होती है, सारी कहानी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन कुछ कहानियों को लिखकर बहुत तसल्ली होती है। जैसे मैंने 1997 में एक कहानी लिखी थी, देश आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ और एक मामूली सी प्रेम कहानी, जो 60 पेज की कहानी थी और जो बहुत मैंने मुश्किल से लिखी थी, बहुत तकलीफें उठा के लिखी थी। भौगोलिकरण के जो दबाव थे हमारे देश पर, उनको सबको समेटते हुए एक प्रेम कहानी बुनी थी और मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन उसके बाद फिर और बड़ी बात कहनी है। कई ऐसी कहानियां रही जिन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया लिखते समय। कई कहानी ऐसी भी रही कि जो 15-15 साल लगे कागज पे उतारने में। कहानी पहले तो हम तब लिखी जाती है जब हम घटना देखते हैं, वो लिखी जा चुकी है। दूसरी बार कहानी मन पे लिखी जाती है, मन पे उतारी। कागज पे कहानी तो बहुत देर से लिखी जाती है, उसकी लंबी प्रक्रिया है। तो हर बार ये लगता है कि हम अपने आप को खाली कर दिया है पूरी तरह से। अच्छी कहानी है, लेकिन मुझे जो लगता है कि मैंने जो लहरों की बांसुरी कहानी लिखी है बाद में, जो हाल ही में 1.5 साल पहले लिखी है, मुझे लगा कि मैंने एक नई बात कही है। सोशल मीडिया हमारे जीवन में कितना दखल दे रहा है जी जी, और किस तरह से हमारे संबंधों को अच्छे बुरे दोनों तरीकों से प्रभावित कर रहा है, उसे मैंने लेकर जो कहानी लिखी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद मैंने बात कही है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। मुझे उसके बाद और भी लिखना है और कोशिश रहेगी कि और अच्छी कहानियां सामने। ललिता मैडम का भी आप, ललिता मैडम जो सोशल मीडिया पर आधारित है, वो भी अच्छा। ममता जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि मेरी पिछली 7 कहानियां सोशल मीडिया पर हैं। उनके पात्र फेसबुक से आए हैं और 7 लंबी कहानियां हैं। 4 कहानियां तो 80 पेज की, 40 पेज की। राज की बात है, सबको पता चल रही है कि पात्र कहाँ से मिलते हैं। जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था बहुत मुश्किल है, लेकिन फेसबुक से पात्र फेसबुक से ही आए हैं। लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि एक ही पात्र को लेकर कहानी रची गई है। उसमें भी फिर वही कॉकटेल या ब्लेंडिंग वाली बात है कि कोई बात किसी पात्र से आई, कोई बात किसी और से आई, तो कोई ये नहीं दावा कर सकता ये कहानी मेरी है, या सबको अपनी अपनी लगेगी। जी।
तो ये बात है कि कहानी की पहली शर्त तो ये है कि पाठक को पसंद आए, पठनीयता हो और उसे अपने जीवन की लगे। तो वो शर्त अगर मेरी कहानियां पूरी करती हैं तो शायद मैं न्याय कर पाता हूँ उसमें। और जो मैंने कहा कि सारी कहानियां पिछली 7 कहानियां फेसबुक पे हैं और फेसबुक के चरित्रों पर है और महिला प्रधान है। मेरी इधर की कहानियों में महिला मनोविज्ञान ज्यादा आया है। उसकी क्या वजह? उसकी शायद वजह ये है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि किसी भी महिला के पास कहने, सुनने, सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। उसकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जी जी। वो जज्ब बहुत कुछ कर सकती है और बहुत कुछ बताना होता है उसे। तो उस बात को मैंने मुद्दा बनाया कि वो जो कुछ कहना चाह रही है, जो बदलाव की बात करना चाह रही है, वो महत्वपूर्ण है, उसे उस बात को सुना जाना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर जो मैंने सारी कहानियां रची हैं, कहीं आजादी की ललक भी है, तोड़फोड़ नहीं है कहीं पर भी, उसमें जुड़ाव की बात है और कुछ नया जुड़ रहा है। तो मैं वही बात करने की कोशिश की है कहानियों के जरिए। जी, तो आपने बोला कि महिला पात्र बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर मेरे जहन में ये बात आई है, पहले मैं अपने श्रोताओं को बताते चलूँ कि कई कहानी संग्रह हैं आपकी, जिसमें से अधूरी तस्वीर, छूटे हुए घर, खो जाते हैं घर, मर्द नहीं होते, छोटे नवाब, बड़े नवाब वगैरह कई कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा 2 व्यंग्य संग्रह हैं, जरा संभल के चलो, दाढ़ी में तिनका। तो फिलहाल मैं इसका जिक्र अभी नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपकी बातों से जो जहन में मेरे बात आई है वो ये कि पात्रों का चयन बड़ा मुश्किल होता है और जब आप पात्र देखते हैं, घटनाएं देखते हैं तो कहानी को गढ़ते हैं। लेकिन आधुनिक जो कहानी की धारा है, कहानी का ढर्रा चला है, उसमें शब्द चित्र बहुत अच्छा होता है, शिल्प बड़ा अच्छा होता है, कहानी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसमें से कथानक गायब होता है। इसके बारे में हमें बताइए। आप पुराने लेखकों के साथ भी आपने कदम ताल किया है और नए लेखकों के साथ भी कदम ताल कर रहे हैं, लिख रहे हैं अभी भी। तो आप बताइए, आप ज्यादा अच्छे से इस बारे में बता सकें। कोई भी रचना धैर्य मांगती है, रियाज मांगती है। लिखना भीतर जो कुछ है उसे बाहर निकालना नहीं होता है। गुलजार साहब ने बहुत अच्छा जुमला कहा था लिखने के लिए कि आप आंच देते हैं, उस पर पतीला रखते हैं, पानी डालते हैं, उस पर ढक्कन रख देते हैं, तो पानी भावनाओं का जो कब तैयार हुआ जानने के 2 तरीके हैं। या तो आप बार बार ढक्कन उठा के देखें, या फिर पानी खोलने लगे तो खदबदाने लगे, ढक्कन ऊपर आया तो आपको पता चल जाए कि अब कहानी तैयार है। हाँ। लेखक में वो धैर्य कई बार नहीं होता है, उसका इंतजार करे। जी। कहानियां जीवन से उठाई गई हैं, कितनी विश्वसनीयता। कहानी पहली बात तो ये कि विश्वसनीयता मांगती है। तो अब जितना जीते हैं जीवन को, जितना मुठभेड़ करते हैं, कहानी आपके भीतर उतनी मुठभेड़ करे तो भी बेहतर आ पाएगी। कई बार मुझसे कई नए लोग पूछते हैं कि कहानी नहीं बन पाती है, तो आप तैयार नहीं है ना उसके लिए। अपने आपको तैयार क्यों? पढ़िए। 3 किस्म के पढ़ना होता है। मास्टर्स को पढ़ना कि उनमें क्या चीज थी कि वो हम तक पहुंचे, सारी भाषाओं, काल और सारी सीमाओं को पार करके तौलस्ता आज भी हमारे लिए प्रिय हैं, चेखव, गोर्की, तो हम तक पहुंचे। तो उनको पढ़ना चाहिए क्या चीज वो दे गए हमें, कि बड़ी कहानी कह गए। समकालीन को इसलिए पढ़ता हूँ या पढ़ना चाहिए कि क्या वो जिस तरह से अपने वक्त को अभिव्यक्त कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ या वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है कि हम समकालीनों के साथ पढ़ें कि वो सारे बदलावों को ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे, या मैं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ। तीसरा होता है पढ़ना नई पीढ़ी को, कि क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं। भाषा के बदलाव, शैली के बदलाव, दूसरे बदलाव। अब सोशल मीडिया के दबाव इतना ज्यादा है उन पर, जीवन के इतने ज्यादा दबाव है, क्या उसे हम अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। तो यहाँ एक अजीब सी बात है कि जो नई पीढ़ी कहानियां दे रही है उनमें कहीं हड़बड़ी है। दो हड़बड़ी है कि वो उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। उनके पास समय नहीं है उतना पढ़ने का जितना हमारे पास था। तब हमारे पास बचपन में 2 ही चीजें थी, या तो रेडियो सुन लो या किताबें पढ़ लो। अब इतने सारे दबाव हैं कि उतना चाह कर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मास्टर्स को या दूसरों को। और
जीवन एकाकी होता जा रहा है। जी सारी सुविधाओं के बावजूद भी हम अकेले होते जा रहे हैं, तो उसे दर्ज नहीं हो पा रहा है कहानी। जी, तो बिल्कुल। ये संकट हमेशा रहता है कि जी। अगली वाली पीढ़ी कैसे लिख रही है, हम जी। कैसे लिख रहे हैं, या बाद वालों ने कैसे लिखा, या पीछे वाले कैसे लिख के गए। हम आगे बढ़ते हैं हमेशा, जी, जी। अपने वक्त को लेकर और- चलते हैं, तो जी, दोनों और बातें- एक चीज और है, नई पीढ़ी के लिए प्रकाशन की हड़बड़ी भी है। कहानी लिखी और जल्दी से छप जाए। एक जमाना था जब कहानी छपना बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब बाकायदा जैसे सेलिब्रेशन जैसा होता था कि कहानी छपी है। अब हर लेखक लिख लेता है और छप जाता है, ये भी एक बात हो सकती है। आप क्या कहेंगे? इसमें दो बातें हैं कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या जो भी है, इसने बहुत सारे लेखक तैयार किए हैं। अगर देखें तो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया दो किस्म के लेखक हैं, जो लेखक थे और पाठकों के लिए सोशल मीडिया पर आए, जैसे मैं हूं, या मुझे बहुत सारे पाठक मिले। मैं पहले से लिख रहा था और फेसबुक पे आया था कि मुझे और पाठक मिले, उनकी प्रतिक्रिया मिले, अपने आप को संवार सकूं। लेकिन फेसबुक ने बहुत सारे लेखक तैयार किए हैं, जी उनमें हड़बड़ी है। जी अब इसका एक फायदा भी हुआ कि पेड़ कम कटते हैं आजकल, लोग कागज पे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। जी एक ये लाभ जरूर है कि पेड़ कम जी, कट जी। रहे हैं, लेकिन संपादन के बिना किताबें छप रही हैं। प्रकाशक अब ऐसे लोगों की तलाश में, और ऐसे लोग संपादकों की तलाश में हैं हाँ हाँ जो छपास रोग से पीड़ित हैं। जी पैसे लेके किताबें छप रही हैं। अब मेरी किताबें छपने, किसी भी लेखक की किताब छपने में एक सेलिब्रेशन हुआ करता है। कहानी छपी, हम लेके घूमते थे, जी बिल्कुल और उसका एक बड़ी बात होती थी। हम किसी जिक्र भी नहीं करते कि कहानी छपी है। जी इसे एक बड़ा खतरनाक पहलू है कि जब मालूम है लेखक को कि बिना संपादन के किताब छप सकती है, तो क्या जरूरत है संपादक के पास जाने की। जी, जी। तो ये शायद बहुत अच्छा नहीं हो रहा है जी कि अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये जीवन के हर पहलू में हो रहा है कि बुरी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, अच्छा साहित्य छुप रहा है। बुरा साहित्य छप रहा है, अच्छा साहित्य उसके पीछे छुप रहा है, जी क्योंकि वो मार्केट में उतनी पहुंच नहीं कर पा रहा है, जी। तो इसे बचना होगा। जी सूरज जी, बातचीत को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का गाना। कौन सा गाना सुनवाएं? बचपन में जब मैं समझने लायक हुआ, तो गुरुदत्त मेरे बहुत प्रिय फिल्मकार हैं। उनकी प्यासा फिल्म का एक गीत है, जाने वो कैसे लोग थे जिनको। मुझे लगता है कि वो रचनाकार की भी बात है और एक किसी भी समझदार व्यक्ति की भी बात है उस गाने में। तो मैं चाहूंगा कि वो गीत बजाया जाए। सुनते हैं ये गीत। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना छाया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला।
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सूरज जी, गाने से पहले कहानियों का जिक्र हो रहा था कि कहानी छपने का कैसा सुख था एक ज़माने में, और कहानियाँ पढ़ने की बजाय अगर अदायगी से सुना जाए तो ज़्यादा, कई बार कुछ कहानियाँ ज़्यादा प्रभावशाली और सशक्त हो जाती हैं। और कहानी पाठ के बारे में आप प्रयास कर रहे हैं, कहानी पाठ के ज़रिए बहुत सारे श्रोता तैयार कर रहे हैं, पाठक तैयार कर रहे हैं, जहाँ से कहानी गुम होती सी नज़र आ रही है। तो इसके बारे में बताइए। आपकी बहुत सारी कहानियों का पाठ हुआ है, आप खुद भी कहानी पाठ करते हैं, इसके बारे में बताइए। ये जड़ों की तरफ लौटने वाली बात है। कहानी सुनाना एक कला है जिसे बिना किसी स्कूल में गए हमारी नानी दादी जानती थी। ये कहानी कैसे सुनानी, हुंकारा भरो आगे सुनाओ, फिर क्या हुआ, कहानी ऐसे आगे बढ़ती थी। और वो कहानी लुप्त हो गई है, पढ़ना तो बहुत कम हो गया है। अब हमें टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाना चाहिए, उस तकनीकी साधन जो हमें दे रहे हैं उसके साथ चलना चाहिए। अब हम और काम करते हुए भी कहानी सुन सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर हमें अच्छी कहानी सुनानी है, पाठकों तक पहुंचे, तो कहानी सुनाने का एक सलीका भी हमारे पास होना चाहिए। कैसे? कहानी 2 किस्म की होती है, एक पढ़ी जाने वाली कहानी जो पूरे धैर्य के साथ पढ़ी जाए, और एक सुनाने वाली कहानी जो आप सुना सकें। तो अगर हम सुनाने के लिए कोई कहानी चुनते हैं, चाहे रेडियो पर हो या किसी और तरीके से हो, ब्लॉग के जरिए हो, या जो मैंने परंपरा शुरू की है कि सुनो कहानी, या आपने शुरू की है सुनो कहानी, तो उसको पूरे मेहनत के साथ पेश किया जाना चाहिए, उसे हल्के नहीं लिया जाना। जैसे मेरा उपन्यास देश बिरान ऑडियो में भी उपलब्ध है, लोग सुनते हैं उसे, और वो नेट पर भी उपलब्ध है, लोग किस्तों में सुनते रहते हैं। तो अच्छा लगता है कि आप दूसरे काम करते हुए भी साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छा तरीका है कि हम कहानी को लौटाएं श्रोताओं तक, पाठकों तक, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी वजह से समय नहीं है, तो सुन के अपने कहानी का आनंद लें। और दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, आप खुद जानती हैं कि ऐसी कहानियां सुनाई जानी चाहिए और सुनाई जा रही हैं, तो इसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम बच्चों के बीच में भी जाके कहानियां सुनाएं, स्कूलों में जाकर। बिल्कुल सही बात है। और कहानी सुनाने की परंपरा के लिए तो रेडियो मशहूर है, और विविध भारती से तो कहानी सुनाने की परंपरा बहुत ही शुरुआत से रही है। और आपका ताल्लुक रहा है विविध भारती से, मतलब आपका जुड़ाव रहा है, आपने जिक्र भी किया, तो इसके बारे में बताइए। विविध भारती से किस तरह का आपका जुड़ाव रहा है, और आप लगातार विविध भारती सुनते हैं, कौन से कार्यक्रम याद आते हैं? बचपन से मैंने जैसे बताया कि सुबह रेडियो शुरू होता था, रात को बंद होता था, एक प्रोग्राम आया करता था 2 से 2:30 बजे, लीजिए फिर सुनिए, बहुत पहले जी। उसमें एक झलकी आया करती थी, कुछ कविताएं होती थी, काका हाथरसी की कविताएं भी होती थी, और हम बच्चे सारे काम छोड़कर रेडियो प्रोग्राम सुना करते थे। और जयमाला गीत हमें बहुत पसंद आता था, अभी भी होता है। और एक दौर था जब शायद पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, जंगी कैदियों के खत उनके अजीजों के नाम एक उर्दू से प्रोग्राम आया करता था, हम वो खत सुना करते थे जो कैदी अपने घर वालों को सुनाया करते थे। तो अच्छा, हमें हालांकि वो इतनी समझ नहीं थी कि उनके पीछे भाव क्या है या क्या कहना चाहते हैं, या असली है नकली है, लेकिन हमें वो सुनते थे। और हवा महल नियमित रूप से हम सुना करते थे। और एक मेरी पता नहीं कैसे एक इच्छा हो गई थी कि छाया गीत कभी मैं पेश करूं। क्या बात है। अच्छा, एक हुआ करता था कि छाया गीत मैं कभी पेश करूं और सबको पूरे देश से जोड़ूं, और जैसे आज मैं पूरे देश से जोड़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन एक होता है कि अलग अलग उम्र में अलग अलग हम हसरतें पालते हैं, लेकिन रेडियो ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा
बड़ी भूमिका अदा की। एक आपको एक मजेदार और बात बताऊं कि दोपहर को धीमी गति से समाचार आया करते थे, तब हम आकाशवाणी से तब हम समझ नहीं पाते थे कि जब एक 40 पर एक 50 पर तेज गति से समाचार सुनाए जा चुके हैं तो ये धीमी गति के समाचार क्यों सुनाए जा रहे हैं। तब बाद में समझ आया कि कई अखबार, छोटे छोटे शहरों के अखबार उसे उन खबरों को नोट किया करते थे, और इसका एक और परिणाम, बहुत सुखद परिणाम होता था, जो स्टेनोग्राफी सीखते थे उन समाचारों को पढ़कर सुनकर स्टेनोग्राफी सीखा करते थे, तो एक मजाक भी हो जाता, जो काम धीमे कर रहा है उसे हम कहते हैं अरे धीमी गति का समाचार है, कुछ नहीं है। तो जीवन में बहुत बड़ा रोल विविध भारती का, आकाशवाणी का रहा है। तो और हवा महल में तो आपकी भी बहुत सारी झलकियां शामिल की गई हैं, और एक प्रोग्राम विविध भारती से होता था, चित्रशाला प्रोग्राम, जिसमें 5 मिनट की कहानी होती थी और 5 मिनट की कहानी के लिए आपको आमंत्रित किया जाता था, अगर याद हो। मुझे याद नहीं कि प्रोग्राम वो आता है नहीं आता, लेकिन मैंने उसमें कई कहानियां सुनाई हैं और अच्छा लगता था। एक अनुशासन लेखक के लिए बहुत जरूरी होता है कि कम से कम शब्दों में अपनी कहानी कहे। बहुत बड़ी चुनौती होता है कि क्या आप 5 मिनट में कही जाने वाली कहानी कह सकते हैं। सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं, अलग अलग लघु कथा वो 1-1.5 मिनट की होती है, लेकिन 5 मिनट में जीवन के किसी पहलू को लेकर कहानी लिखना, ये मैंने इसी प्रोग्राम में सीखा। मैंने बहुत सारी कहानियां दी और सीखा मैंने कि हाँ, ये कसावट हम लेखक अपने आप संपादन नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता, नहीं खबरदार में शब्दों को हाथ लगाया, तो जो कहा है ऐसी का। लेकिन आकाशवाणी या विविध भारती या रेडियो माध्यम हमें अनुशासन ये सिखाता है कि हम कम से कम शब्दों में या दिए गए समय, जी बिल्कुल, 9.5 मिनट में, 13.5 मिनट में, 14.5 मिनट में। मेरा रेडियो से बहुत लंबा नाता रहा, लगभग 22 और 38 साल से। पहली कहानी मैंने नजीबाबाद रेडियो में बच्चों को सुनाई थी जी, और ओ हेनरी की कहानी सुनाई थी, और मुझे अभी भी याद है कि वो मुझे कहा गया है आखिरी पत्ता, ये मुझे याद नहीं कौन सी कहानी, लेकिन मुझे कहा गया कि कहानी को बच्चों को सुनानी है, पढ़नी नहीं है। तब मुझे लगा कि हाँ, हर क्षेत्र का अनुशासन होता है, मैंने वहां जाके सीखा। तो रेडियो हमें सिखाता है कि आप दिए गए समय में संपादन इस तरह से करें और पहले रिहर्सल करके जाएं, वो भी जरूरी हो जाता है ना। सही बात है, और आज भी वो परंपरा जारी है। तमाम चैनल्स की भीड़ में भी विविध भारती ने, खास तौर से आकाशवाणी और विविध भारती ने अपनी परंपरा को कायम रखा है। विविध भारती बहुत सारी नई परंपराएं जारी रखी हैं जी, और बहुत अरसे से चल गया। हालांकि अब इतने सारे रेडियो चैनल में ढूंढना या सुनना कई बार संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, रेडियो से, खासकर समय की पाबंदी और वाचक परंपरा को बढ़ाने के लिए कि हमें कैसे पेश करना है। कहानी पढ़ना नहीं होता, सही बात, कहानी सुनाना नहीं होता, वो श्रोता तक पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि हम खाली आवाज के जरिए ही उस तक पहुंच रहे हैं। गुण नहीं जानेंगे तो कहानी के जरिए, वाचन के जरिए श्रोताओं के दिल में घुसपैठ, खाली आवाज ही तो है हमारे पास, और तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। और अब हम जानना चाहते हैं कि कहानियों को मोबाइल पर बोलकर टाइप करने की जो तकनीक आपने अपनाई, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य में पहले लेखक आप हैं, तो उस तकनीक के बारे में बताइए। तकनीक तो खैर पॉपुलर है, लेकिन किस तरह से आपने अंजाम दिया उस लेखन को बोलकर टाइप करने को, उसके बारे में बताइए। और कौन सी पहली कहानी थी इस तरह से आपने बोल के टाइप की? दरअसल ये खाली कहानी बोल के टाइप करने, कुछ भी बोल के टाइप करना होता है। जी जी। और मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि हम कुछ नया करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल बात है ये। हाँ, मुश्किल है, लेकिन मेरे जीवन के 3 सिद्धांत रहे हैं: बी डिफरेंट, थोड़ा अलग; बी क्रिएटिव, कि सृजनात्मक करें; और बी इनोवेटिव, कुछ नया करें। तो मैं हमेशा इन तीनों चीजों को लेकर अपने जीवन में चलता रहा हूँ। तो मुझे पता चला था, सबसे पहले सीडैक ने ये बनाया था सॉफ्टवेयर कि जिसमें हम बोल के टाइप कर सकते थे, और मैंने उसके कई जगह प्रदर्शन भी कराया जी, कई बरस पहले की बात, 10 साल पहले, लेकिन वो सफल नहीं था इतना ज्यादा। हिंदी अंग्रेजी में ड्रैगन था जो बोल के टाइप करता था, लेकिन सॉफ्टवेयर थे ये। मोबाइल पर जब मुझे पता चला कि इस किस्म का काम किया जा सकता है, तो मैंने खुद तलाश करके, अपना सेटिंग है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मैंने तैयार किया और मैंने कुछ चीजें बोलकर देखी तो सफल हुआ। तो फिर मैंने जो सबसे लंबी कहानी मेरी हाल ही की 17,000 शब्द की लहरों की बांसुरी, पूरी की पूरी कहानी
बोल के टाइप की गई है और उसके बारे में अलग अलग पत्रिकाओं में छपा, कादिनवी में छपा, रचना समय में छपा। आपको ममता जी हैरानी होगी कि रोजाना मुझे 1-2 फोन आते हैं कि हमें बोल कर टाइप करना सिखाइए। मैं सिखा देता हूँ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। खाली आप जिस गति से सोच रहे हैं उस गति से बोलते जाइए तो वो टाइप होता है। बाद में आप कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सुख ये मिलता है कि हम अगर टाइप करने की स्थिति में नहीं है, हम अंधेरे में बैठे हैं, हम नदी के किनारे बैठे हैं, हम रात को सोच रहे हैं तो हमारा सोचना तो बंद नहीं होता ना। तो सोचना जो चल रहा है उसे कागज पे उतारना भी बंद नहीं होना चाहिए। तो हम मोबाइल के बोल कर टाइप कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे मित्र बताते हैं कि वो पेन और कागज रात को पास में रख के सोते हैं और मोबाइल की लाइट में लिखते हैं कि विचार छूट ना जाए। हमारा बहुत सारा साहित्य इसलिए नहीं लिखा जाता है कि हम तुरंत उसे रिकॉर्ड नहीं करते, लिख नहीं पाते, छूट जाती हैं चीजें, सुबह तक हम भूल चुके होते हैं। तो एक साधन है हमारे पास कि हम बोल के रिकॉर्ड कर लें, बाद में उसे संभाल लें। तो आपने सही कहा कि शायद मैं अकेला लेखक हूँ जो लंबी लंबी रचनाएं भी बोल कर टाइप करता हूँ और अच्छा लगता है जी। और हम अपनी बात न भूलें, याद रखें कि गाने का वक्त आ चुका है। कौन सा गाना आपकी पसंद का? नैन लड़ जाई है तो मनवा में कसक होई गई। मुझे अच्छा लगता है गीत जी। ये गीत मधु जी की पसंद का है, मेरी पत्नी की पसंद का है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह उनसे पूछा कि आपकी पसंद का गाना, तो उन्होंने ये पसंद सुनाई है। सुनते हैं यही गाना। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देखे बिना, गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई 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 झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है।
प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के, मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के। कैसा जादू डाल के रे कैसा टोना मार के, मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के। मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के, मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के, मन ले गई रे तो बनिया रामा कैसा जादू डाल के। मधु अरोड़ा, मधु जी भी एक जानी मानी कथाकार हैं, जी। अपने श्रोताओं को बता दें, और आपकी जीवन संगिनी है, तो उनकी पसंद का ये गाना हमने सुनवाया जी। श्रोताओं को। जी धन्यवाद। और अब सूरज जी हमें बताइए कि आपकी कहानी के चाहने वाले हैं, आप पसंद करते हैं, आप किन लेखकों को पसंद करते हैं, ये बताइए। मैंने दुनिया भर के लेखकों को पढ़ा है, बहुत पढ़ा है मैंने, और हर भाषा के लेखक पढ़े हैं, चाहे वो रूसी हो या अंग्रेजी हो या दूसरी भाषाओं के हो। भारतीय लेखकों को बहुत पढ़ा है मैंने। अब पढ़ने की गति बेशक कम हो गई है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि मैं प्रेम कथाएं पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लिखी कम है मैंने, लेकिन मुझे प्रेम रचनाएं ज़्यादा प्रभावित करती हैं और ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं, ढूंढ ढूंढ के पढ़ता हूँ। हालांकि मास्टर जितने भी हैं, तॉलस्टॉय हो, गोर्की हो, चेखव हो, हेनरी हो, या दूसरी इधर भाषाओं के मैंने खूब पढ़ा है। और भारतीय भाषाओं में भी, चाहे बड़ी रचनाओं वाले जिनकी बड़ी रचनाएं हैं, चाहे बंगला के विमल मित्र हो, आशा पूर्णदेव, महाश्वेता देव, शंकर हो, जितने भी हैं, मराठी के। मेरा प्रिय उपन्यास अगर मैं कहूँ तो शिवाजी सावंत का मृत्युंजय है, जो मैंने कई बार पढ़ा है जी। और पंजाबी के भी बहुत सारे रचनाकार मैंने पढ़े हैं, नानक सिंह को पढ़ा है, दूसरे गुरदयाल सिंह को पढ़ा है। समकालीनों में बहुत सारे लेखक मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारी किताबें। मैं आपको एक बात आपने नहीं पूछी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे किताबों से बहुत प्यार है और मैं किताबें खरीद के हमेशा जुटाता रहा हूँ। और कुछ बरस पहले मैंने अपनी 4000 किताबें बेटियों की तरह विदा की है, लाइब्रेरीज को, बच्चों को, दूसरों को दी हैं उपहार स्वरूप भी आप किताबें 4000 किताबें मैंने पूरी लाइब्रेरी खाली करके दी, खाली इसलिए कि जो मैं किताबें पढ़ चुका हूँ दोबारा नहीं पढ़ूंगा मैं, और कोई और पढ़े, उनको एक और पाठक मिले, है ना। तो मैंने उस किताब पर मुहर भी लगा दी कि इसे पढ़कर किसी और पुस्तक प्रेमी को भेंट कर दे। बहुत हमें संक्षिप्त में बताइए कि आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह से क्या कर रहे हैं आप किताबों को पहुंचाने के लिए और साहित्य उन तक पहुंचे, क्योंकि जो फास्ट लाइफ है, फटाफट जिंदगी, ऐसे में कहीं साहित्य जैसे गुम हो रहा है और कहानियों की बातें, निबंध की बातें, ये सब जैसे गुम सी हो रही हैं। हमें पाठकों तक जाना होगा। हम ये उम्मीद ना करें कि वो किताब खरीदने जाएगा। अब सब कुछ मोबाइल के जरिए हम घर पे मंगा रहे हैं, सामान भी और सुविधाएं भी, तो किताबें भी उस तक पहुंचे, है ना। और वो उसे याद दिलाएं कि जो कुछ किताबें दे सकती हैं, जो कुछ साहित्य दे सकता है, मनोरंजन भी, ज्ञान भी और सब कुछ वो किताबें ही दे सकती हैं। तो हमें किताबों को उन तक पहुंचाने का जरिया ढूंढना पड़ेगा, चाहे ऑडियो हो या किंडल के जरिए हो। हम किताबें उपहार देना शुरू करें। बिल्कुल। हम 20,000 का मोबाइल तो बच्चे को दे देते हैं, 10,000 के, 5,000 के जूते भी दे देते हैं, 2,500 की बेल्ट भी दे देते हैं, लेकिन किताब नहीं देते। एक बहुत बड़ा संकट है कि पूरी बिल्डिंग में अगर आप हर घर में पूछने जाएं कि आपके घर में कितनी किताबें हैं, तो आपको किताबें नजर नहीं आएंगी। किताबें बिल्कुल नजर नहीं आती। तो हमें किताबें उपहार देने की परंपरा शुरू करनी होगी। सही बात है। सूरज जी, अब बस चलते चलते एक सवाल और हम आपसे पूछ रहे हैं, वो ये कि क्या आप अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? अगर आपको दोबारा एक जीवन जीने का मौका मिले
तो फिर कौन सा जीवन जीना चाहेंगे, यही जीवन या फिर कोई और जीवन, बताइए। पहले संतुष्टि वाली बात कर ली जाए। अगर हम संतुष्ट हों तो आगे कोशिश नहीं करेंगे। हम बेहतर की दिशा में हमेशा काम करते हैं, कुछ नया, कुछ और। तो मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, लेकिन रिश्तों को, अपने आसपास के समाज को बेहतर देखना चाहता हूँ। और जहाँ तक इसी जीवन को या किसी और जीवन को चाहने की बात है, तो जब रिपीट शब्द कई जगह इस्तेमाल किया जाता है कि रिपीट कीजिए, तो मैं इस जीवन को रिपीट करना चाहूंगा। मैं लेखन के जीवन से, अपने परिवार से, अपने आसपास के माहौल से खुश हूँ, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। और बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं इसी जीवन में। तो जीवन चलता रहे, मैं काम करता रहूं और जी, इसमें कोई शिकायत नहीं है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बस चलते चलते ये भी बताइए कि चूंकि आपने किताबों का और जिक्र किया, लेखन का जिक्र किया, आप अपने घर में किताबों के संस्कार आने वाली पीढ़ी में किस तरह से दे रहे हैं, और घर में क्या साहित्यिक माहौल है, किताबों का माहौल है, पढ़ने का माहौल है? जी हाँ, ये तीनों बातों का उत्तर एक ही जी हाँ में शामिल है। मैं लिखता हूँ, मेरी पत्नी लिखती है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, और जब तक बच्चे 17-18 साल के नहीं हो गए थे उनको कहानी सुनाता रहा। जी जी। जब वो खुद माने जब तक हमारे साथ हॉस्टल नहीं गए, मैं उनको कहानियां सुनाता रहा, रोज रात को कहानी सुनाता था। तो उनमें कहानी सुनने की ललक मैंने पैदा की थी, जो आज भी पढ़ते हैं, अपनी पसंद के पढ़ते हैं। तो एक माहौल तो खुद बनाना पड़ेगा। हम अगली पीढ़ी को तभी कुछ दे पाएंगे जब हम खुद उसे लागू करें। तो मुझे लगता है कि मैं काम कर पाया, कहानी सुना पाया। सूरज जी, बातचीत का सिलसिला लग रहा है कि थमने न दे। चलते चलते कौन सा गाना सुनवाएं आपकी पसंद का? खामोशी का गीत है, हेमंत कुमार की आवाज में, पुकार लो। अगर वो गीत बजाया जाए मेरी पसंद से। हेमंत कुमार की आवाज, पुकार लो तुम्हारा इंतजार। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हेमंत कुमार भी बहुत अच्छे लगते हैं। हेमंत कुमार की आवाज हम सब की पसंदीदा आवाज है। सुनते हैं यही गाना।
अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि वक्त की पाबंदी, बहुत ही बेरहम होता है वक्त। बातचीत का सिलसिला रोकने का जी नहीं चाह रहा है, लेकिन वक्त बहुत ही बेरहम होता है। इनकार नहीं कर सकते। आपका बस हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं इतनी दिलचस्प बातचीत सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और श्रोताओं का कि मुझे सुना, मुझे अपनी बात करने का मौका मिला। विविध भारती का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आनंद आनंद छायो मन, आनंद आनंद छायो, मीठो गगन घन अंधकार। अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, मीठो गगन घन अंधकार। अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो। अभी आपने आज के मेहमान कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध साहित्यकार सूरज प्रकाश जी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुधीर ओखले। आज के मेहमान।